Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter, The Adventure, written by Jayant Narlikar from your book Hornbill. Students, in the previous lecture, we have already discussed that Professor Gangadhar Pant Gaitonde has reached Bombay, and when he comes out of the station, he sees a building which is actually the headquarters of the East India Company, which is not possible in the real world. He is seeing these things in his parallel universe, and in reality the East India Company has already left in 1858 after the events of 1857. In 1858 East India Company has already left India. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जैसे ही प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे बॉम्बे पहुंचते हैं, ट्रेन वो विक्टोरिया टर्मिनस के पास उतरते हैं और वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बिल्डिंग नज़र आती है, और वो बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में ही इंडिया छोड़कर जा चुकी है। जो भी इवेंट्स हुए थे 1857 में, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई थी। तो ये अपने पैरेलल वर्ल्ड में, पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी जीती जागती वहाँ पे है, विच मीन्स ब्रिटिश अभी भी यहाँ पे हैं। नाउ as he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. अब वो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको एक रोड मिलता है जिसका नाम है हॉर्नबी रोड। ये जो हॉर्नबी रोड है ये उस समय उसको हॉर्नबी रोड बोला जाता था। अभी प्रेजेंट मुंबई में उसको क्या रोड से, कौन से रोड से जानते हैं हमें नहीं पता। और उनको वहाँ पे और भी बहुत सारे अलग, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड से बहुत अलग अलग दुकानें नज़र आ रही हैं, बहुत अलग अलग बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स। क्योंकि ये बात तो बहुत जाहिर है ना, दिस इज़ वेरी एविडेंट कि पहले जैसे ब्रिटिश बिल्डिंग्स होते थे तो अभी भी अगर यहाँ पे ब्रिटिश होते तो अभी जैसा इंडिया का सिनेरियो है प्रेजेंट वर्ल्ड से अभी जैसा है उससे काफ़ी अलग होता। ठीक है, आप पहले के भी बिल्डिंग्स देखोगे तो ब्रिटिश के अनुसार से बनाए हुए बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो वो आज के आर्किटेक्चर से बहुत अलग है। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी रह गई है पैरेलल वर्ल्ड में और अभी भी ब्रिटिश वहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली जो मुंबई में अभी, जिस बॉम्बे में वो अभी घूम रहे हैं, वहाँ पे अभी के कंपैरिजन में वहाँ की दुकानें और ऑफिस बिल्डिंग अलग होंगी। ठीक है, इसीलिए उनको सारी चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, और अभी प्रेजेंट मुंबई में गंगाधर पंत गायतोंडे के मेमोरी के अनुसार एक हैंडलूम हाउस बिल्डिंग है जो कि अभी उनके पैरेलल यूनिवर्स में उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इंस्टेड देयर वे बूथ्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अच्छा, इंडिया में क्या होता है कि हैंडलूम वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। जब गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था तो हम लोगों ने वेस्टर्न सारे ड्रेसेस को बॉयकॉट कर दिया था। बाहरी पहनावा उनके ख़रीदे हुए या उनके वहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ धागा या फैब्रिक वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, और सब लोग हैंडलूम पे आ गए थे, मतलब हाथ से और खादी के बने हुए यानी इंडिया के ही बने हुए कपड़े पहन रहे थे। तो यानी कि इंडिया को आज़ादी नहीं मिली है, यानी कि चरखा नहीं चल रहा है, यानी कि हैंडलूम बिल्डिंग नहीं है, हैंडलूम बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए कपड़े नहीं हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है। और उसकी जगह पे भी वहाँ क्या नज़र आ रहा है, बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जो कि फॉरेनर्स जिसको पहनते हैं, वुलवर्थ एंड बूट्स ज़्यादातर वही लोग प्रेफर करते हैं पहनना, ब्रिटिश। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, बार्क्लेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स। जितने भी बिल्डिंग्स हैं सबके नाम ब्रिटिशर्स के नाम पे है, लॉयड्स और बार्क्लेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारे बैंक्स भी हैं जो ब्रिटिश बैंक्स हैं, जैसे इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सब इंडियन नेम है, ये सब नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे जो बैंक्स हैं उनके नाम भी ब्रिटिश हैं और वो सारे ब्रिटिश बैंक्स हैं। इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। और ये सारा का सारा सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे एक टिपिकल इंग्लैंड का एक छोटा सा टाउन हो, वहाँ पे जो जो चीज़ें आपको इंग्लैंड में दिखाई देंगी बिल्कुल वैसे ही बॉम्बे भी उन दिनों दिखाई दे रहा है। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग। और वो राइट मुड़ते हैं और एक सड़क आती है जिसका नाम है होम स्ट्रीट, और वहाँ पे एक बिल्डिंग में घुसते हैं जिसका नाम है फोर्ब्स बिल्डिंग। तो आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सब नाम जो है वो फॉरेन नेम्स है, और फोर्ब्स तो अभी भी है बॉम्बे में, मुंबई में। तो
I wish to meet Mr. Vinay Gaitonde, please, he said to the English receptionist. और वो जिस बिल्डिंग में घुसते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक इंग्लिश एक लेडी है जो रिसेप्शनिस्ट है, जो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, इसीलिए उसको इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट बोला गया है। और उससे वो पूछते हैं कि आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे, क्या मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ क्या मैं मिल सकता हूँ। विनय गायतोंडे उनके बेटे का नाम है। प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे के बेटे का नाम है विनय गायतोंडे, जो प्रेजेंट वर्ल्ड में इसी जगह पे काम करते हैं, लेकिन उनके पैरेलल यूनिवर्स में वो उनको वहाँ पे ढूंढने गए हैं। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? अब वो रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि क्या मैं गायतोंडे से मिल सकता हूँ, विनय गायतोंडे से मिल सकता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो अपना टेलीफोन लिस्ट देख रही है और स्टाफ लिस्ट देखती है, फिर उसमें डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ देखती है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की एंट्री है, लिस्ट है, सब कुछ देखती है। और भी एक ब्रांच में नहीं, सारे ब्रांचेस जितने भी फर्म है, जितनी भी कंपनीज़ है, सबके लिस्ट को बड़े अच्छे से वो ध्यान से सर्च करती है। और फिर वो अपना सर हिलाती है और कहती है कि सर मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम इधर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। कि सर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे इस नाम का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं बल्कि किसी भी ब्रांचेस में नहीं मिला, किसी भी ब्रांचेस की फ़ाइल में उसका नाम, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, इस नाम का व्यक्ति हमारे यहाँ है ही नहीं। आर यू श्योर, क्या आपको अच्छे से यकीन है कि वो यही जॉब करते हैं या वो यही काम करते हैं। दिस वॉज अ ब्लो, नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। देखो ये एक झटका था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये झटका उन्हें लगने वाला था क्योंकि जितनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ अभी भी होना, चीज़ें अलग अलग होना, ब्रिटिश बिल्डिंग्स होना, तो ये सब धक्के उनको एक एक करके लग रहे थे। तो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ऐसा नहीं था कि इस बात की उनको उम्मीद नहीं थी, कहीं ना कहीं तो थी ही। ठीक है, तो उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी ही हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। तो उनके दिमाग में आता है कि मेरा बेटा यहाँ नहीं काम करता है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं कहीं इस दुनिया में, इस पैरेलल वर्ल्ड में ही मर गया, और अगर मैं मर गया हूँ तो इसका तो कोई चांसेस ही नहीं है ना कि मेरा बेटा हुआ होगा और मैं क्या बोलते हैं, मैं ज़िंदा रहूँगा तब तो मेरा बेटा हुआ होगा ना। तो हो सकता है कि मैं इस वर्ल्ड में मर गया हूँ, इसीलिए मेरा कोई बेटा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसकी इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा बेटा भी ज़िंदा है अभी या नहीं है। तो ये बस ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मैं इस वर्ल्ड में मर गया था क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी हो सकती है, तो हो सकता है कि मैं जितने दिन उस वर्ल्ड में ज़िंदा रहा हूँ या एक्चुअल वर्ल्ड में मैं अभी यहाँ पे ज़िंदा नहीं रहा हूँ, मे बी मेरी मृत्यु हो गई होगी जल्दी। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बिन बॉर्न। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उसका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा ना इस हिसाब से। तो ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। वो बड़ी विनम्रता से उस लड़की को, उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे। अच्छा, ये ना उनकी बड़ी ख़ास बात थी कि ना उनको इस बात की कभी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे ना, तो इस बात की चिंता नहीं करते थे कि हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। उनको इन सारी बातों की कोई चिंता नहीं होती थी, ये उनके नेचर में ही नहीं था, उनके कैरेक्टरिस्टिक में ही नहीं था। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. उनका सबसे बड़ा कंसर्न, उनकी सबसे बड़ी चिंता भी यही थी कि वो इस पहेली को पहले सुलझाएं। रिडल का मतलब होता है पहेली। वो इस पहेली को पहले सुलझाएं कि आखिर जो हिस्ट्री में जो चेंजेस उनको दिखाई दिए हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए उनको कहाँ जाना होगा,
एक लाइब्रेरी जाना होगा जो कि एशियाटिक सोसाइटी में है, और वहाँ जा कर के वो हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तभी जा कर के उनको एग्जैक्टली पता पड़ेगा, मालूम पड़ेगा कि हिस्ट्री में आखिर चेंज आया कौन से पॉइंट पे है। ठीक है। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। वो फटाफट लंच खाते हैं, एक रेस्टोरेंट पे लंच करते हैं और वहाँ से टाउन हॉल चले जाते हैं। येस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। और सारी चीज़ें फ़िलहाल नहीं बदली हैं, चलो कुछ तो सेम है। तो उनके राहत के हिसाब से जो टाउन हॉल है वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है। He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. और वो वहाँ जाते हैं और लाइब्रेरी में जा कर के वहाँ रीडिंग रूम होता है, ठीक है, जहाँ पे बैठ कर के आप पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे जाते हैं और ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं कि मुझे जितनी भी हिस्ट्री बुक्स हैं यहाँ पे, और उनकी भी हिस्ट्री बुक्स, यानी कि उन्होंने भी कुछ हिस्ट्री बुक्स लिखी हैं, क्योंकि वो हिस्टोरियन है, वो हिस्ट्री बुक्स लिखते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करते हैं और फिर चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ हिस्ट्री बुक्स को लिखी हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे हिस्ट्री बुक्स चाहिए, और मेरी भी हिस्ट्री, मतलब अपना नाम लिए होंगे, इस बंदे, मतलब इस पर्टिकुलर इंसान की भी हिस्ट्री, लिखी हुई हिस्ट्री बुक्स मुझे चाहिए। His 5 volumes duly arrived on his table। और जैसा कि उन्होंने बोला, तो उन्होंने 5 किताबें लिखी थी। ठीक है, तो वो हिस्ट्री पे 5 किताबें, 5 वॉल्यूम्स, मतलब सीक्वेंस में होता है वो, कि सबसे पहले कौन सा हिस्ट्री आया, फिर कौन सा पार्ट आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। जैसे अपने यहाँ भी हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। उस हिसाब से उन्होंने भी 5 वॉल्यूम में हिस्ट्री को लिखा होगा, और फटाफट उनकी जो किताब है उनके कहे अनुसार टेबल पे आके रख दी जाती है। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, और उन्होंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 टुक अप द हिस्ट्री टू द पीरियड ऑफ द अशोका। और उन्होंने जो हिस्ट्री बुक लिखी है उसमें उन्होंने शुरुआत की है अशोका से। तो जो पहला हिस्ट्री वॉल्यूम 1 जो है, पहला पार्ट जो है हिस्ट्री का, उसमें अशोका के बारे में है। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त। सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें समुद्रगुप्त की हिस्ट्री है। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद घोरी, और वॉल्यूम 3 जो है उसमें मोहम्मद घोरी के बारे में है। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगज़ेब की मृत्यु तक का सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 जो है हिस्ट्री का, ये अप टू द पीरियड, अप टू द मतलब कि अशोका के पीरियड तक, सेकेंड वाला समुद्रगुप्त के पीरियड तक, वॉल्यूम 3 मोहम्मद घोरी के पीरियड तक, और वॉल्यूम 4 जो है औरंगज़ेब की मृत्यु तक का, सब कुछ सेम था। सब कुछ सेम, जैसा कि उनको मालूम था, जैसी हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी, जैसी उस हिस्ट्री उनको मालूम थी, जो एक्चुअली हुआ था, बिल्कुल सब कुछ सेम था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, बिल्कुल सेम जैसा उनको वो जानते थे। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। तो इससे ये बात जाहिर थी कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो लास्ट वॉल्यूम, यानी कि 5th वॉल्यूम में हुआ है। एविडेंटली का मतलब एक्सक्यूज मी, स्पष्ट है, ठीक है, जाहिर है, स्पष्ट है कि जो भी चेंजेस हुए हैं हिस्ट्री में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ नहीं गया और ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे है अभी भी, यानी कि ये जो चीज़ हुई है वो लास्ट वाले वॉल्यूम में ही हुई है। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, और उनमें इतनी क्यूरियोसिटी थी इस बात को जानने की कि आखिर चेंजेस कहाँ हुआ है। उन्होंने किताब को दोनों तरफ से पढ़ना शुरू किया, कभी आगे पढ़ रहे हैं, कभी पीछे से पढ़ रहे हैं, कभी आगे से पढ़ रहे हैं, कभी पीछे से, इस तरीके से मिला जुला के पढ़ रहे थे। गंगाधर पंत फाइनली अब उन्होंने ही लिखी है तो उनको पता है ना कि वो कहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए उन्होंने आगे से भी और पीछे से भी पढ़ना शुरू किया। जैसे हम लोग किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो पहले आगे के पन्ने पलटते हैं, फिर पीछे के पन्ने पलटते हैं, वैसे करके। Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn। और पन्ने पलटते पलटते, पढ़ते पढ़ते उन्हें फाइनली वो जगह मिल जाती है, वो प्रिसाइज, मतलब वो एकदम निश्चित रूप से वही पॉइंट मिल जाता है, शुद्ध रूप से। प्रिसाइज का मतलब होता है शुद्ध रूप से, तो एकदम एग्जैक्टली वही पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे हिस्ट्री
पलट गई थी इस वर्ल्ड में जो हिस्ट्री है वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो पलटी है, तब ना चीज़ें अलग हैं। तो उनको वो पॉइंट मिल जाता है, वो मोमेंट मिल जाता है जहाँ पे एक्चुअल हिस्ट्री से जो हिस्ट्री है वो पलट गई थी, ठीक है, कुछ अलग हो गया था उसमें। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो पन्ना था जहाँ हिस्ट्री पलटी थी वो एक्चुअली वो पन्ना था जिसमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में लिखा हुआ था। एंड इट मैंशन दैट द मराठाज वोन इट हैंडसमली। और उसमें लिखा हुआ था, उस हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ था जहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट हुआ था कि मराठास जीत गए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यूँ था जैसा कि हम जानते हैं कि 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड बैटल की बात की जा रही है, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें लिखा हुआ है कि जो मराठास थे उन्होंने बड़े ही ज़ोरों शोरों से इस युद्ध को जीत लिया था। ये जो बैटल था ना, ये हुआ था 14 जनवरी को 1761, ठीक है, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और ये हुआ था मराठास एंड अफगान्स के बीच में, ठीक है, मराठास एंड अफगान्स के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा के जो लीडर थे वो सदाशिवराव थे और अफगान्स का जो लीडर था वो दुर्रानी था, ठीक है। इसका नाम था एक्चुअली अब्दाली, फुल नेम इज अब्दुल शाह दुर्रानी, या अब्दुल शाह दुर्रानी, ठीक है, जिसको लोग अब्दाली भी बोलते थे, अब्दाली, ठीक है। तो अब्दाली वॉज routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew the young विश्वास राव। इसमें लिखा है, बुक के हिसाब से, जो हिस्ट्री बुक वो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लिखा है कि जो मराठास थे उन्होंने बड़े ही ज़ोरों शोरों से इस युद्ध को जीत लिया था, ठीक है। और इस युद्ध को जीतने के बाद जो अब्दाली था उसे रास्ता दिखा दिया गया था, किधर का, अफ़गान का, और उसका पीछा भी किया गया था काबुल तक, पीछे गए। और जो ट्रायम्फेंट का मतलब युद्ध जिन्होंने जीता था मराठास ने, उन्होंने उसका पीछा किया कहाँ तक, काबुल तक, और उसको फिर घसीटते हुए उसको हराया था, ठीक है। और ये जो मराठा की जो आर्मी थी वो सदाशिव राव भाव का मतलब बड़े भाई होता है, तो सदाशिव राव और उनका जो भतीजा था विश्वास राव, इन लोगों ने ही उस आर्मी को क्या किया था, लीड किया था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो वो किताब पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से है वहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था ये सुनो। एक्चुअली हुआ ये था कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो 14 जन को 1761 में हुआ था और मराठास और अफगान्स के बीच में हुआ था। मराठा के लीडर थे सदाशिव राव और इनका भतीजा विश्वास राव भी था, और अफगान्स का जो हेड था वो था अब्दुल शाह दुर्रानी, जिसको अब्दाली भी बोला गया है आपके चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो थे ये लोग इस युद्ध में अफगान्स जीत गए थे, और ऐसा वैसे नहीं जीते थे, बहुत मराठा की अभी तक की सबसे बुरी हार मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि मराठास का विनाश, मराठा साम्राज्य का पूरा अंत, ठीक है, वो इसी युद्ध के बाद हो गया था, बैटल ऑफ पानीपत के बाद ख़त्म हो गया था, सब कुछ उनका साम्राज्य वगैरह सब खत्म हो गया था। इस बैटल के बारे में अगर आप देखोगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसकी मूवी भी आई है, इस पर
वो है अर्जुन कपूर है उसमें, देखा होगा आपने, पानीपत नाम है मूवी का। तो इस मूवी में इस युद्ध में एक्चुअली यही हुआ था कि इसमें मराठास बहुत बुरी तरीके से हारे थे, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हारे थे। और ये बहुत बड़ा बिट्रेयल बोला जाता है इसको, ठीक है। मराठास की आर्मी भी कम थी और अफ़गान्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ये जो अफ़गान्स थे उनको इंडिया के 4 एलाइज़ का जो लोगों ने गठबंधन कर लिया था, बहुत सारे जगह से इसको सपोर्ट मिल गया था, और ये सपोर्ट की वजह से इसकी आर्मी बहुत बड़ी हो गई थी, अब्दाली की आर्मी यानी दुर्रानी की आर्मी। और मराठास के पास उतना सपोर्ट नहीं था, और उस पर भी इनको बिट्रे कर दिया था मुग़ल्स ने। मुग़ल का एक आदमी था जिसका नाम है सौजा-उद-दौला, ठीक है। इसने क्या किया था, बिट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया था, और इस धोखे की वजह से ये लोग पूरा का पूरा बैटल हार जाते हैं। और अभी तक की सबसे ख़राब हार मानी जाती है मराठास की, ये सबसे बुरी हार, जिसमें कि कम से कम 60 से 70 हज़ार मराठा मारे गए थे। तो ये इतनी ही बुरी हार थी मराठास की, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा इवेंट था बैटल ऑफ पानीपत। हमारे रियलिटी में हिस्ट्री, अगर हम लोग रियल हिस्ट्री को पलट के देखें तो उस हिसाब से ये बहुत भयानक टर्न ऑफ इवेंट था। लेकिन जिस पैरेलल यूनिवर्स में अभी फ़िलहाल गंगाधर पंत हैं, उस यूनिवर्स में मराठास ने जीत लिया है वॉर को, और ये लोग अब्दाली को भगाए हैं पीछे उसका पीछा भी किया है सदाशिव राव ने और विश्वास राव ने मिल करके, और उसको यहाँ से खदेड़ दिया है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है। अंतर समझ में आया कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे, यानी बैटल ऑफ पानीपत जो था 3rd, वहाँ पे जाके हिस्ट्री बदल गई थी। हाँ, और उसके बाद ही फिर आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी 1785 में, ठीक है। एक्चुअली ऐसे तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो करके, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आपका अपनी कंपनी को जमा करके और पूरी तरीके से शुरू करना, रूल करना जिसको बोलते हैं, तो वो हुआ था 1785 से, ठीक है। क्योंकि अब देखो, एक हिस्ट्री चेंज हुआ तो उसके बाद साइमल्टेनियसली चीज़ें सेम तो नहीं रही होंगी, वहाँ से फिर चीज़ें जो है थी चेंज होती गई, और उसकी वजह से अभी भी आपको वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दे रही है, ठीक है। द बुक डिड नॉट गो इनटू अ ब्लो बाई ब्लो अकाउंट, यानी कि ब्लो बाई ब्लो अकाउंट का मतलब, ये जो किताब थी जो वो पढ़ रहे थे जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी, उसमें ब्लो बाई ब्लो यानी कि स्मॉल डिटेल्स नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। छोटे छोटे डिटेल्स उसमें मेंशन नहीं किए हुए थे, जैसे कि कहाँ कहाँ चेंजेस और क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि वो जो बड़ा सा चेंज आया उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चेंज होती ही गई होंगी इवेंचुअली, लेकिन वो चीज़ को मेंशन नहीं किया हुआ है। रादर इट एलैबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर ऑफ स्ट्रगल इन इंडिया। हाँ, लेकिन इसमें ये ज़रूर मेंशन किया हुआ है कि उसके बाद, उस युद्ध को जीतने के बाद, इंडिया में पावर को लेकर के क्या क्या स्ट्रगल हुए और उसका नतीजा क्या क्या हुआ, इस युद्ध को जीतने के बाद जो नतीजे हुए वो सारे क्या क्या थे, वो सारी चीज़ों को इलैबोरेट करके, बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. और जो लिखावट है ना, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, हर राइटर का अपना एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। वो जो लिखता है ना, उसको हर राइटर का अपना अपना एक तरीका होता है, उसमें अपना उसका एक, आप बोल सकते हो, सिग्नेचर स्टाइल होता है, ये एसेंस होता है उसका। तो ये जब अपनी हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं तो इनको एक्चुअली तो इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने तो हिस्ट्री बुक जो लिखा है उसमें तो कुछ और है रियलिटी में, लेकिन ये जो किताब ये अपने पैरेलल यूनिवर्स में पढ़ रहे हैं, उसमें जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो इन्हीं की है। बिल्कुल देखने में लग रहा है कि एकदम यही लिखा है, इन्होंने ही तो लिखा है इस हिस्ट्री बुक को, ठीक है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि ये खुद पहली बार इसको पढ़ रहे थे, मतलब लिखी भी इन्हीं की किताब है, स्टाइल ऑफ राइटिंग इन्हीं का है, लेकिन ये खुद इस टर्न ऑफ इवेंट को पहली बार खुद से पढ़ रहे थे। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये छोटी मोटी जीत नहीं, अगर सच में ऐसा हो जाता तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अलग होती, है ना।
मुगल्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे थे, सरेंडर कर रहे थे ब्रिटिश को एक एक करके, ठीक है। और बाहरी लोग जो थे अफ़गान और ये सब भी इन्वेड किए हुए थे इंडिया में। तो ये लोग क्या किए थे, अपना एलाइज़ बना लिए थे। और मराठास जो थे वो लोग भी, मराठा का था कि हम लोग मुगल्स की मदद करेंगे। हम लोग मुग़ल जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं, अपने आप को ब्रिटिश का ग़ुलाम बनाते जा रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी भी ब्रिटिश से लड़ सकते हैं, ब्रिटिश को भगा सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए मुग़ल्स को थोड़ा मजबूत रहना होगा और हम लोग मुग़ल्स की मदद करेंगे। लेकिन मुग़ल्स ने इस बात को ना मानते हुए क्या किया कि मराठास को ही बिट्रे कर दिया। तो ये यहाँ से जो चीज़ें हुई ना, ये बहुत ज़्यादा अलग हो गई, है ना। हारना मराठास का, हिस्ट्री को पूरी तरीके से, अगर मराठास जीत जाते, मुगल्स भी उनके सपोर्ट में होते, तो शायद हम लोगों को फ्रीडम और पहले मिल गया होता, या और ब्रिटिश अपना शासन इतना ज़्यादा नहीं जमा पाते, या और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होती। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो लोग लड़ने वाले लोग थे वो लोग धीरे धीरे हारते गए। ब्रिटिश हर जगह लड़ लड़ के अपना शासन जमा रहे थे। ब्रिटिश ऑलरेडी आ चुके थे, 1600 में ही आ चुके थे, है ना। तो वो धीरे धीरे लड़ लड़ के क्या कर रहे थे, अपना अपना शासन जमाते जा रहे थे, हर जगह अपने आप को फर्मली इस्टेब्लिश करते जा रहे थे, मजबूती से अपनी पकड़ बनाते जा रहे थे। और उस पर इंडिया में जो लोग थे उन्होंने यूनिटी नहीं दिखा करके, मतलब मुग़ल जो थे वो तो थे तो इंडिया के ही ना, तो मराठास के साथ अपनी एलाइज़ को जोड़ करके यूनिटी दिखा सकते थे, बल्कि उन्होंने ऐसा ना करके क्या किया, बिट्रे कर दिया उन लोगों को, ठीक है। बिट्रे करने के बाद ये युद्ध हार गए। ये अगर नहीं हुआ होता तो शायद ब्रिटिश उधर की हमारे इंडियन एलाइज जो होते और स्ट्रॉन्ग होते, और ब्रिटिश शायद अपना कब्ज़ा नहीं जमा पाते इतना ज़्यादा। लेकिन खैर, तो ये जो हिस्ट्री, जो विक्ट्री हुई थी पैरेलल वर्ल्ड के हिस्ट्री के हिसाब से, ये जो जीत हासिल हुई थी, ये सिर्फ एक मोरल बूस्टर नहीं था। मोरल बूस्टर मतलब कि आत्मविश्वास देने वाला कोई चीज़ नहीं था, बल्कि इट ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये मराठास के लिए सिर्फ मोरल बूस्ट करने वाली चीज़ नहीं थी, बल्कि उनका वापस से उनकी सुप्रीमेसी को, वापस से उनके शासन को, वापस से उनके सम्मान को स्थापित करने वाली जीत थी, ठीक है। जो इनका जो पावर था, जो इन्होंने खो दिया था, जो इनका अधिकार बोल सकते हैं, जो इन्होंने खो दिया था उस युद्ध को हारने की वजह से, उस अधिकार को नॉर्थ इंडिया में वापस से इस्टेब्लिश करने का एक बहुत बड़ा यू कैन से जीत था, ठीक है। The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. अब देखो, जैसे रियल वर्ल्ड में जब मराठा हारे थे, उसके बाद पूरा नॉर्थ इंडिया खाली मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। पूरी नॉर्थ इंडिया यानी मुंबई वाला जो पूरा पार्ट था हम लोग का, इधर झारखंड, बिहार और ये सब जो नॉर्थ इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साइड, ये सब पूरा उनको खाली मिल गया। इस पर कोई शासन करने वाला नहीं। और उसकी वजह से वो लोग को क्या हो गया, अब जमने का और ज़्यादा जगह और ज़्यादा मौका मिल गया। और बॉम्बे शुरू से ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वाला जगह है, वेल डेवलप्ड जगह था, तो उसकी वजह से अपने आप को एक्सपैंड करने का प्रोग्राम, एक एक्सपेंशन प्रोग्राम मिल गया उनको, ऐसे कि जैसे जो जिस चीज़ के लिए आए थे वही चीज़ हो रही है। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में जो हिस्ट्री हुई उसमें तो मराठा जीत गए, वापस से उन्होंने अपना अधिकार, वहाँ पे कब्ज़ा वापस जो था उनका, उसको स्थापित कर लिया। और इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे साइडलाइन होती गई, किनारे होती गई। वो देख रही थी कि कैसे कैसे मराठा फिर से फैल गए हैं पूरी तरफ, और उनको ये मैसेज मिल गया, संदेशा मिल गया कि हम लोगों का अब यहाँ चलने वाला नहीं है, हम लोगों का दाल गलने वाला अब यहाँ नहीं है। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टेम्पररी ही अपना एक्सपेंशन प्रोग्राम को टेम्परेली स्टैब्लिश किया। एक्सपेंशन प्रोग्राम स्टैब्लिश किया, लेकिन टेम्परेली किया, कंप्लीटली नहीं, ठीक है। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from the state politics.
सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैं जो रियल वर्ल्ड में मराठा हारे थे उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, और जो जो पैरेलल यूनिवर्स में जो मराठा जीत गए उसके वजह से अभी यहाँ पे क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में मराठा जीते हैं और अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, और रियल वर्ल्ड में मराठास हारे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में नहीं है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है और मराठास जीत गए हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है वो कैसे एक हिस्ट्री के चेंज होने के वजह से क्या हो रहा है, पूरा उसके पीछे का जितना भी चीज़ उसके बाद हुई हैं उन सारी चीज़ों में अपने आप बदलाव दिखाई दे रहा है। सो दिस वॉज अ ह्यूज चेंज according in his parallel universe, and we will find out more in the next lecture that what other changes he is seeing in his parallel universe. Thank you.